हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या जाना था? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को जाना था और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया था। और वो वाला पार्ट जो था हमारे लिए कितना ही बेहतरीन सा गुजरा था, जहां पर हमने चीजों को याद नहीं किया बल्कि हम लोगों ने वहां पर मल्टीपल सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो दो पार्टिकल का एक सिस्टम है और उसमें एक पर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करेगा, अगर दोनों पर फोर्स लगा रहे हो तो कैसे बिहेव करेगा, और अगर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरह से होगा। और इन्हीं चीजों से हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उसको याद करने की बजाय हम लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। और फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ फिजिक्स नहीं, यहां पर फिजिक्स की जगह मैं सही शब्द यूज करूं तो विज्ञान, विज्ञान के अंदर अगर कोई भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन और नेचर में ऑब्जर्व करना और उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना। और आप अभी तक तो देखते ही आए होंगे कि नेचर हमें खुद ब खुद जवाब देता है। हमें यहां पर चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, हमको जो सीखना है वो असली चीज है नेचर से कम्युनिकेट करना, उसकी भाषा में जो कि है मैथमेटिक्स की भाषा। फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स को अगर एज अ लैंग्वेज आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो समझो आपकी चांदी ही चांदी, चांदी क्या सोना ही सोना, डायमंड ही डायमंड, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहां पर कोलिजन को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कोलिजन के अंदर हम लोग एक चीज देखते हैं कि फोर्स बड़ी जल्दी लगता है, ऑब्जेक्ट एक को हिट करता है और दूसरी बॉडी में अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो यहां पर मोमेंटम कितना ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही साथ यहां पर एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का कितना भाग दूसरी बॉडी जिससे वो टकराया उसमें कितना गया, कितना लॉस हुआ, इन सब चीजों को हम नेचर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट अपने आप नेचर हमें दे देगा, वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है इस सिनेरियो को नेचर में ऑब्जर्व करना और उसको देख के, ऑब्जर्व करके, फील करके समझना कि एक्चुअली में यहां पर हो क्या रहा है। और इस दौरान जिस भाषा का हम प्रयोग करेंगे वो भाषा होगी हमारी मैथमेटिक्स की। तो अब देखो, हमें ऑलरेडी पता है अब कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कोलिजन को। अब जो ये कोलिजन है, इस दौरान दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। मान लो यहां पर दो बॉल्स हैं मेरे पास, इसका मास m1, इसका मास m2, ये रेस्ट पे है, से फॉर एग्जांपल ये रेस्ट पे है, ये मूव करता हुआ आया और इससे टकराता है, ये इसको हिट करता है। इस सिनेरियो को हमें ऑब्जर्व करना है। फटाफट इक्वेशंस की तरफ भागने से उतना फायदा नहीं मिलता है जितना चीजों को सही से ऑब्जर्व करने पर मिलेगा। तो इस चीज को हम पहले फील करते हैं। तो अब देखो, अब अगर मैं कहूं यहां पर कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास में अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो ज्ञान अब हमारे लिए कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज यानी कि मैथमेटिक्स का वो पार्ट हमारे लिए काम आएगा, हमें इस कोलिजन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो पहले उन चीजों को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोलिजन के दौरान एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है। तो जो चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो उस चीज को देखना। जब बॉडी ए बॉडी बी को हिट करेगी तो बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी, जिसका डायरेक्शन कहां होगा? इस तरफ। मान लो ये इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से आ रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन बॉडी ए पर जो फोर्स लगेगा वो उसके ऑपोजिट साइड में होगा। प्लस अगली चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ए बी पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर फोर्स लगा रहा है, और न्यूटन सर के तीसरे नियम के अनुसार जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के बराबर होगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये चीज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऑब्जर्व करी थी, नेचर के अंदर इसको फील किया था। ऐसे ही हमने इसको नहीं ले आए। नेचर में जो चीज जब तक दिखती नहीं है तब तक हम उसको मानते नहीं है, और उसका प्रमाण हमें नेचर ही देता है, बस हमें सही से उससे बात करनी है मैथमेटिकली। तो इसका प्रूफ हमारे पास है और उसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉल ए बॉल बी से टकराएगा तो वो आप पर जो फोर्सेस लगेंगे दोनों के बीच में वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट लेक्चर की तरफ, जहां हमने जो चीज सीखी थी वो ये था, अगर फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है, कोई वी वेलोसिटी से जा रहा है तो वो उसी वेलोसिटी पे मूव करेगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है या जो उसका इनर्शियल स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। इट मींस यहां पर ये चीज हम लोगों ने एक फाइंडिंग देख ली कोलिजन के अंदर, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगने वाले हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट लेक्चर में ये ज्ञान हम लोगों ने मल्टीपल परिस्थितियों में देखा था और हर परिस्थिति में हमको सही जवाब मिल रहा था कि फोर्स अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा या फिर हम कहें इंटरनल होगा, इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट ही होते हैं, तो आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जिस मोशन में जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी पे रहेगा। या फिर मैं कहूं कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहने वाला है। और यहां पर भी कोलिजन के दौरान फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो सेम चीज यहां होगी। यानी कि पहली फाइंडिंग हमें खुद ब खुद मिल गई, कम्युनिकेट किया, नेचर ने जवाब दे दिया।
अब बारी आती है कि जब बॉडीज कोलाइड करती हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडीज की। अब बॉडी के अंदर ना एक चीज और होती है कि बॉडी के शेप रिजिड नहीं होते हैं, बॉडी डिफॉर्म कर सकती है। जैसे ये बॉडी डिफॉर्म कर गई, ऐसे देखो ये बॉडी भी डिफॉर्म कर गई और अपने शेप को रीगेन कर लिया। ठीक है, अपने शेप को इसने रीगेन कर लिया, मैंने इसको डिफॉर्म किया, इसने अपने शेप को खुद ब खुद रीगेन कर लिया। अब यहां पर कोलिजन के दौरान जो होने वाला है उस चीज को हम इनके मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ भी देखना जरूरी है, क्योंकि देखो जब ये टकराएंगे तो ये कंप्रेस होंगे, जब ये टकराएंगे तो इनकी बॉडी का शेप चेंज होगा। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास थी पहले, वो काइनेटिक एनर्जी इनकी बॉडी को डिफॉर्म करने में यूज होगी। अब ध्यान से समझना, मैथमेटिकली बात करेंगे, अगर बॉडी पर फोर्स लग रहा है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स के हिसाब से सोचो, सिंपली आप ऐसे सोचो मैथमेटिकली, देखो यहां पर हमको मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है उस ज्ञान के हिसाब से बात करें, अगर एक भी पार्टिकल इसका डिफॉर्म होके, मान लो इसका शेप ऐसे था, अब डिफॉर्म होके इस तरह से आ गया, यानी कि फोर्स इस शेप को यहां से डिस्प्लेस कराते हुए यहां तक ले आए। एक ही पार्टिकल को देखो, यानी कि उन फोर्सेस ने जो इन दोनों के बीच लग रहे हैं उन्होंने वर्क किया है। और अगर वर्क किया जाता है और यहां पर इसके अंदर अपने आप में एक स्प्रिंग जैसी प्रॉपर्टी है, ये बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेती है, तो अगेंस्ट अ फोर्स यहां पर वर्क डन किया गया है, यानी कि बॉडी के अंदर यहां पर एक एनर्जी सेव होगी और वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मींस इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब ये टकराया और ये बॉडी कंप्रेस हुई, इसका मतलब इसने पोटेंशियल एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर ली और बाद में जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे ये वापस से उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और देखो ये सारी बातें अभी हम क्यों समझ पा रहे हैं, पॉइंट को समझना। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो तो शायद आपको लग रहा हो कि ये बातें हमें याद करनी है, बट ऐसा नहीं है। हम प्रीवियसली इन सारी चीजों को डिस्कवर करते हुए आए हैं, इसीलिए पहले वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाता है, इसीलिए उससे पहले फोर्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना फोर्स के, बिना डिस्प्लेसमेंट और मोशन को जाने हम वर्क एनर्जी नहीं समझ सकते। तो वर्क एनर्जी को समझने के बाद ही ये कोलिजन क्यों आया, ताकि आप प्रीवियसली इन चीजों को जान पाओ, और जब जान जाओगे तभी इन चीजों को समझ पाओगे। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है तो प्रीवियसली रिकॉल करते हुए आओ, उन लेक्चर्स को देखो, समझो पहले उनके कॉन्सेप्ट को और फिर यहां कंटिन्यू करो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को जाने अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानो हम टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अब वैसे तो ये बातें समझना आसान है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं और हम इन बातों से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन उन बातों से कनेक्ट करो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना हमें आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम कोलिजन को ऑब्जर्व करते हैं। मान लो ये बॉडी एक वेलोसिटी से जा रही है और ये दूसरी वेलोसिटी है, इसके पास u1 वेलोसिटी है, इसके पास u2 वेलोसिटी है। ऑब्वियसली अगर येलो बॉल की वेलोसिटी व्हाइट बॉल से ज्यादा होगी तो ये कभी भी टकराएंगे नहीं, ये इससे आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब व्हाइट बॉल की वेलोसिटी येलो बॉल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इससे टकराएंगे। तो यहां पर u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी ये टकराएंगे। अब देखो टकराने के दौरान होगा क्या, जब ये टकराएंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मान लो इसको मैंने रेस्ट पे ले लिया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये इससे टकराएगा। अब यहां पर ना दो मोमेंट आएंगे, तीन मोमेंट आएंगे एक्चुअली में। एक आएगा, जस्ट ऑब्जर्व करना, इस बात को फील करना साथ ही साथ, अभी बॉल्स यहां पर हैं, ठीक है, ये बॉल ट्रैवल करते हुए आई और यहां पर पहुंच गई, और ये वो मोमेंट है जहां ये जस्ट अबाउट टू टच करने वाला है, जस्ट अबाउट टू टच करने वाला है। इसके बाद क्या होगा, मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा, इसी के नीचे अगले मोमेंट्स बनाऊंगा। जस्ट अबाउट टू टच करने वाला है और यहां हम साथ ही साथ एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां पर टाइम है और यहां पर आपका फोर्स है, ठीक है, यहां पर टाइम है और आपका फोर्स है। तो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मान लो यहां t 0 टाइम पर था, यहां पर 0 टाइम ले लो, तो 0 टाइम ले लेते हैं। जस्ट अबाउट टू स्टार्ट पे जो टाइम था दैट इज t1, तो इस टाइम से पहले t1 टाइम तक तो कोई फोर्स नहीं था, तो भाई फोर्स की लाइन आपकी बन गई सीधा फ्लैट, 0 एक्स एक्सिस पे आपने उसको बना दिया। जैसे ही ये इसको टच करेगा इन दोनों के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। लेकिन अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से क्या होना स्टार्ट हो रहा है, ये बॉडी ए जो है m1 जो है m2 पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे ही होंगे। साथ ही साथ ये फोर्स कुछ इस तरह काम करेगा, अब इसको फील करना। मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इससे क्यों कोलाइड हुआ, ये इससे क्यों कोलाइड हुआ, ये इससे इसलिए कोलाइड हुआ क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। मान लो मैं m2 को भी एक वेलोसिटी दे देता हूं, मान लो 4 मीटर पर सेकंड दे देता हूं, तो ऑब्वियसली ये टकरा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, यानी कि अब ये इसको पुश करना स्टार्ट करेगा। अब क्या करेगा, ये बॉल इसको पुश करना स्टार्ट करेगी और उस पुशिंग की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। और ये पुश क्यों कर रहा है, इस बात को फील करो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है,
इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है और आप बॉल की शेप को भी देख सकते हो कि बॉल का शेप जो है वो डिफॉर्म हो गया है, बॉल का शेप जो है वो डिफॉर्म हो गया है और जितना वो डिफॉर्म हो सकता था उतना हो गया। लेकिन अब इसके साथ होना क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ये इसको पुश करता रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी घटनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इस पे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये रिटार्डेशन में आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये एक्सीलरेट करेगा। इसकी 9 हो गई, इसकी 5 हो गई, वेलोसिटी इसकी बढ़ी, इसकी घटी, इसकी 7 हो, इसकी 8 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 7 हो गई, इसकी 7 हो गई, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज अब क्या हो गई, एग्जैक्टली सेम हो गई। पॉइंट को पहले फील करो, देन उसके बाद आगे बढ़ो। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, अब क्या इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा, जवाब है नहीं। लेकिन अभी अभी तुरंत कंक्लूजन पे मत जाना, क्योंकि हम यहां दोनों बातों को फिगर आउट करेंगे। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए इसने इसको पुश किया, लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो क्या अब ये इसको पुश करेगा, नहीं, क्योंकि अब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी इन लोगों के बीच में अब कोई फोर्स नहीं है। लेकिन फिर आगे होता क्या है, आगे भी ये क्यों फोर्स लगा रहा है, क्योंकि देखो इसका शेप डिफॉर्म हो गया है, अब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, तो अब इसकी बॉडी फैलना स्टार्ट करेगी। जैसे ये मान लो ये डिफॉर्म हो गया था, अब इसकी बॉडी फैलना स्टार्ट करेगी, और उस दौरान आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, इनकी बॉडी फैलना स्टार्ट करेगी और इस दौरान ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो इसकी वजह से इनके कॉन्टैक्ट, इनके एक्सपेंशन की वजह से इनके बीच में फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ के 8 हो जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी 6 हो गई, ये मैंने रफ वैल्यूज ली हैं, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी 6 हो गई, इसकी वेलोसिटी 8 हो गई। अब क्योंकि ये तब तक फोर्स लगाएंगे जब तक ये पूरा एक्सपैंड नहीं हो जाते, और पूरा एक्सपैंड होने के बाद क्योंकि बी बॉडी जो है, जो M2 है, उसकी वेलोसिटी M1 से ज्यादा हो चुकी है, अब ये दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आगे निकलना स्टार्ट कर देगा, ये उसके पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, आपने यहां पर ऑब्जर्व किया बॉडी का डिफॉर्मेशन, बॉडी डिफॉर्म होगी और उस दौरान इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। और कोलिजन को मैं क्या बोलूं, जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस दौरान यहां पर ये चीज हो रही है। और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, अब यहां पर सिंपल से लॉजिक के साथ बढ़ते हैं। देखो, इसने अपने शेप को रीगेन कर लिया, लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो अपने शेप को रीगेन करेंगे ही नहीं, मान लो वो डिफॉर्म हो गई तो वो एज इट इज ही चलेंगी। तो जिस बॉडी ने, पॉइंट को फील करना, जिस बॉडी ने अपना पूरा शेप रीगेन कर लिया वो कैसी बॉडी है, वो स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाया वापस उतना फैल गया। ठीक है, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी उसको दिया था उसने वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रॉपर स्प्रिंग की तरह है। ऐसी बॉडीज को हमने एक नाम दिया है, ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो इस वक्त वो बॉडी कैसी कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी। लेकिन अगर कोई बॉडी डिफॉर्म हुई और डिफॉर्म्ड ही रह गई तो वो बॉडी कैसी बन जाएगी, इन इलास्टिक बॉडी उसको बोलते हैं। यानी कि आप प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक को जितना खींच देते हो वो उतनी शेप का हो जाता है, वो वापस रीगेन नहीं करता है। तो ऐसी बॉडी क्या बन जाएगी, आपकी प्लास्टिक बॉडी बन जाएगी, या फिर आप कह सकते हो इन इलास्टिक बॉडी बन जाएगी। तो कोलिजन के अंदर अगर बॉडी इन इलास्टिक है तो ऑब्वियसली जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनाने में कंज्यूम होगी, क्योंकि बॉडी अपने शेप को रीगेन नहीं करेगी तो वो एनर्जी लूज कर जाएगी। किस फॉर्म में, बॉडी के डिफॉर्म हुआ, अब वो वापस गेन तो करना चाहती है लेकिन वो लूज कर गई। कैसे, बॉडी ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लिया, जिससे उसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया, हीट प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से अब उसके पास वो एनर्जी रही ही नहीं कि वो वापस से रीगेन करे। क्योंकि वर्क करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, उसको वापस अपना शेप बनाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कैसे करता, स्टोर्ड एनर्जी से करता, बट वो स्टोर्ड एनर्जी तो डिसिपेट हो गई, वो वेस्ट हो गई, तो इसलिए वो वापस से उसको अपनी जगह पे नहीं ला पाया, और अपनी जगह पे नहीं ला पाया तो वो उसको वापस से काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाया। इसलिए अब कोलिजन के अंदर खुद ब खुद दिखने लगा कि दो तरह के कोलिजन होंगे आपके पास, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। और यहां पर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर जो एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद भी होगी। क्यों, जितना ये देखो, कोलिजन से पहले बॉल ऐसे थी, कोलिजन के दौरान सिकुड़ गई, ठीक है, कोलिजन के दौरान सिकुड़ गई, लेकिन कोलिजन खत्म नहीं हुआ है अभी, उसने वापस से अपनी बॉडी को रीगेन किया, शेप रीगेन किया और वापस से काइनेटिक एनर्जी बना दी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये किस में होगा, इलास्टिक में होगा। लेकिन इन इलास्टिक में ये क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक के अंदर ये नॉट इक्वल हो जाएगा, और आफ्टर कोलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी आप क्रिएट नहीं करते हो। तो भाई यहां पर क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी बना, लेकिन पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका, ठीक है, इन दो इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में एक रीजन होता है, जहां पर मान लो कि आप ऐसे थे, कोलिजन के दौरान सिकुड़े, लेकिन पूरा रीगेन नहीं किया, थोड़ा सा रीगेन कर लिया, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सा होगा,
जितना सिकुड़े उतने के उतने रह गए, यानी कि 1% भी आपने काइनेटिक एनर्जी वापस नहीं दी, तो वो बन जाएगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और एक हो जाता है आपका इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह लो, जिसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी थी। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें नेग्लिजिबल डिसिपेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होगा आपका, जिसमें 0% आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इलास्टिक के अंदर आप यही रखोगे, नेग्लिजिबल चेंज होता है इसलिए आप इक्वल टू रखोगे, इन इलास्टिक के अंदर नॉट इक्वल रहेगा। और ये कोई रूल नहीं है, ये नेचर में दिखने वाली असली वास्तविकता है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है, और ये चीज ऑब्जर्वेबल है। अब अगली चीज जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ये कि T1 टाइम पे, अब देखो पहले इन दोनों का वेलोसिटी गैप देखो, अभी जस्ट कोलाइड करने ही वाला है, इन दोनों में वेलोसिटी गैप है 6 मीटर पर सेकंड का। अब लेकिन जब इनकी वेलोसिटी चेंज हुई ड्यू टू कांटेक्ट, अभी गैप कितना है 4 का, फिर गैप कितना है 2 का, फिर गैप कितना है 0 का। यानी कि ऑब्वियसली अब आप खुद फील कर सकते हो इस बात को कि अगर ये बहुत धीरे आएगा तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन अगर ये बहुत तेज आएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इससे आप क्या लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे जैसे वेलोसिटी गैप कम हो रहा है, इनके बीच का जो फोर्स है वो भी कम होना स्टार्ट हो रहा है। अब अभी जस्ट अबाउट टू टच में जो फोर्स है वो 0 है, लेकिन इमीडिएटली ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फिर टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे फोर्स वापस से 0 हो जाएगा। ये एक रफ फिगर है, ठीक है, फोर्स का डायग्राम टाइम के साथ। मान लो T1 से लेकर T2 टाइम तक ये कांटेक्ट में थे, और इस दौरान जो फोर्स लगा वो कांस्टेंट नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन हर टाइम पर, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका फोर्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, मतलब टोटल फोर्स जो इस टाइम लग रहा है, या फिर अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो मुझे यहां पर कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। इसको फील करना, इस वक्त कम फोर्स है, तो इस वक्त जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा, वक्त मतलब इस वक्त मतलब एक वक्त की बात कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो हर वक्त जब फोर्स अलग लग रहा है, तो हर वक्त का जो मोमेंटम चेंज है वो अलग अलग है। तो इस वक्त से लेकर इस वक्त तक जो मेरा टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है, जो मेरा टोटल मोमेंटम चेंज हुआ है वो कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक यहां पर देखो, कैलकुलस इसीलिए मैंने पहले पढ़ाई थी, हर वक्त आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस बात को समझना, बिटवीन टू टाइम जो आपका मोमेंटम चेंज है उसको आप डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, लेकिन एक वक्त पे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको आप डीपी से रिप्रेजेंट करोगे। चेंज एट अ पॉइंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज बिटवीन टू पॉइंट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी कैलकुलस का जो असली नॉलेज है वो नॉलेज आपको यहां पे यूज करनी है, फॉर्मूला नहीं। तो एक वक्त पे इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो भाई यहां पर मान लो डीपी हुआ, हर पॉइंट पे डीपी 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 अलग अलग, डीपी 1 डीपी 2 डीपी 3 डीपी 4 इस टाइप से चेंज हुआ, ठीक है। तो अब आपको टोटल मोमेंटम अगर निकालना है कि कितना चेंज हुआ है, मान लो यहां पर मोमेंटम वेलोसिटी v1 थी, m1 v1, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, अगले पॉइंट पे फिर चेंज होती है, तो हर पॉइंट के अगर मोमेंटम को देखो आप, तो मान लो पहले वेलोसिटी v1 है, फिर v2 हुई, फिर v3 हुई, ठीक है। तो पहला चेंज निकालते हैं m2 v2 माइनस m1 v1, ठीक है। फिर अगला मोमेंटम चेंज निकालते हैं m2 v3 माइनस m2 v2। अब टोटल मोमेंटम चेंज अगर v1 से v3 में ऑब्जर्व करूं तो वो क्या होगा कि भाई ये पहला मोमेंटम चेंज है, दूसरा मोमेंटम चेंज, इन दोनों को जस्ट ऐड करो, या फिर आप कहो v3 से v1 का जो मोमेंटम चेंज है वो कितना है, m1, अच्छा m2 लिखा है मैंने यहां पर भी 2 लिखता हूं, m2 v3 माइनस m2 v1, ये आपका नेट मोमेंटम चेंज है 1 से 3 तक जब गए, लेकिन बीच में v2 भी आया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो आपको क्या नजर आएगा, अगर आपको ये इनसे लेकर आना है तो देखो क्या निकल कर आएगा, m2 v2 माइनस m2 v3 माइनस m2 v2 माइनस m2 सॉरी प्लस में m2 v2 माइनस m1 v1, और ये देखो ये दोनों आपस में कट गए। यानी कि हर पॉइंट का अगर मैं मोमेंटम ऐड कर दूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरा मोमेंटम चेंज है वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये चीज ऑब्जर्वेबल है, हमने इसको ऑब्जर्व करके निकाला। तो यहां पर बस मुझे क्या करना है, हर पॉइंट के मोमेंटम चेंज को मुझे क्या करना है, सम कर देना है। और अगर ग्राफ कंटिन्यूअस होता है तो आप इस सम को क्या लिख सकते हो, आप इस सम को इंटीग्रेशन लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, दैट विल बी पीएफ माइनस पीआई, पीएफ माइनस पीआई। और अब देखो लॉजिकली कम्युनिकेट करो तो आपको समझ आएगा कि भाई पीएफ माइनस पीआई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, और अब डीपी क्या होता है आपके पास, ठीक है, डीपी अपॉन में डीटी इज इक्वल टू एफ। इंस्टेंट मोमेंटम चेंज जो है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एफ के बराबर है, देन डीपी विल बी एफ dt। और ये ग्राफ किसका है, एफ और टाइम का ग्राफ है, एफ और टाइम का ग्राफ है। तो ये बन जाएगा एफ dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, t1 से लेकर
T2 तक, या यहां पर I और F लिखा है तो TI से लेकर TF तक, TI से लेकर TF तक। इट मींस इसी पे आपके क्वेश्चंस बना सकते हैं, परिस्थितियां दे सकते हैं कि बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना है और इसका एंटी डेरिवेटिव। अगर तो मुझे आप ग्राफ की, अगर मुझे फोर्स और टाइम का रिलेशन दे दोगे तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, नहीं दोगे तो मैं इसके नीचे का एरिया निकाल लूंगा, क्योंकि एरिया भी एंटी डेरिवेटिव ही देगा। और एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, अगर इक्वेशन पता है आपको, गिवन है आपको, तो आप बस उसको सॉल्व करोगे, एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, आपका वो पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। और इसी पार्ट को, जो चीज हम ये देख रहे हैं इंपल्स, इसी चीज को, इस चेंज इन मोमेंटम को ड्यू टू इंपैक्ट वाला, जब कोलिजन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आता है, इसी को हमने नाम दिया इंपल्स, इसी को हमने नाम दिया इंपल्स। तो इंपल्स बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन कोलिजन में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसी से इंपल्स निकला है, तो हमने उसी में यहीं पर उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो इंपल्स क्या है आपका? इंपल्स आपका है, मान लो ये m1 मास था, ये टकराया, इस पर जो फोर्स लगा और टाइम के साथ उसका जो हमने रिलेशन देखा, तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी u1 है, टकराने के बाद v1 हो जाएगी। तो जो आपका ये मोमेंटम में चेंज आया है, मोमेंटम में चेंज आया है m1 v1 माइनस m1 u1, यही आपका इंपल्स है, यही आपका pf माइनस pi है, यही आपका इंपल्स है। और वो आप कैसे निकालोगे? एफ डी टी करके निकालोगे, ठीक है। अब एफ डी टी आप सॉल्व ऐसे ही नहीं कर सकते हो, खुद ही सोचो, मैथमेटिक्स में जो ज्ञान हमारे पास है उसी की मदद से सॉल्व कर पाएंगे ना। तो अगर मुझे फोर्स का ग्राफ पता होगा, फोर्स का इक्वेशन पता होगा टाइम के साथ, तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो सीधा सा लॉजिक, अगर कोई चाहता है कि मैं इस प्रश्न का हल दूं तो वो मुझे फोर्स की इक्वेशन देगा, अगर नहीं दिया तो यहां पर एक ऐसा ग्राफ देगा जिसका एरिया निकालना आसान होगा। और अगर एरिया निकालना आसान है तो बस एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। किसका? फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। और उसे चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है टकराने के दौरान जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो मोमेंटम चेंज आया है, उसी को हम लोग इंपल्स बोलते हैं। तो देखो, ये टॉपिक आपका अलग नहीं है, हम जनरली इसको अलग पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है ये अलग टॉपिक हो गया। नहीं, कोलिजन में ही इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया, तो वहीं से हमको ये बात समझ आ गई। तो इंपल्स देखो आपका यहां पर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर बाई चांस आपको ये नहीं समझ आया तो इट मींस आपने कैलकुलस के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको अभी नहीं देखा होगा, तो प्लीज उनको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग, ये हमारे लिए प्रीरिक्विसाइट है, इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा और आपका ये एप्लीकेशन के अंदर भी मिलेगा आपको। और एप्लीकेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो सीक्वेंस में चीजें ऑलरेडी वहां पर डाल रखी हैं। और दूसरी चीज, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसमें हमने कैलकुलस के सिर्फ फॉर्मूलाज तो हमने लगभग कुछ ही बस देखे हैं उसके अंदर, वो भी एज अ एंड रिजल्ट। जो उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस जीरोस की दुनिया को स्टडी करने के लिए है। 0/0 की एक वैल्यू होती है, वो कैसे ढूंढी जाती है, ये है कैलकुलस। 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी की एक वैल्यू होती है, वो कैसे ढूंढी जाती है, ये है कैलकुलस। तो उसके बारे में जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने वर्क एनर्जी वाले लेक्चर में ही आपको बताया था, अब हर जगह कैलकुलस का यूज करना है। मैं गलत मीनिंग के साथ सही आंसर नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि कैलकुलस के साथ यही हो रहा है। हम जनरली क्या कर रहे हैं, हम बस एक ऐसा काम चलाऊ बात हमने बना ली है जिसकी वजह से आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सही मीनिंग के साथ उसके कनेक्ट नहीं होते हैं। कैलकुलस की दुनिया में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, रियलिटी को ऑब्जर्व करके आंसर निकाले जाते हैं। और यहां पर कैलकुलस की दुनिया में क्यों आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? क्योंकि वहां पर हर चीज की वैल्यू 0 होती है। और इसी फैसिनेटिंग सी दुनिया को स्टडी किया था सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने, और भी बहुत पहले लोगों ने किया था इस चीज को। डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन से ही नहीं हुई है, उससे पहले भी इनके सबूत मिलते हैं, लेकिन उनके नाम नहीं पता है लोगों को। बस एज अ हिस्ट्री में हमको ये जानने को मिलता है कि बहुत पहले भी इन चीजों को ढूंढा गया था। तो वो लोग अगर ढूंढ सकते हैं तो हम तो 21st सेंचुरी के लोग हैं। हमें उसके गलत मीनिंग को समझ के सही आंसर तक पहुंच के लाइफ में जब मौका आएगा कुछ इनोवेट करने का, गलत ज्ञान की वजह से हम वो अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएं, तो इससे अच्छा है सही नॉलेज लो। क्योंकि कैलकुलस की सही नॉलेज जो है ना, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको सही मायने में क्यूरियस करती है साइंस को पढ़ने के लिए। तो इसलिए उसको जरूर देखना। अगर आपको ये बात ना समझ आई हो, स्पेसिफिकली मैं कैलकुलस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये बात ना समझ आई हो तो ठीक है। तो देखो, इंपल्स हमारा यहां पर फिनिश। इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। इंपल्स के वर्ड से ही अगर आप फील करो, इस टकराने के दौरान जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये इंग्लिश का वर्ड है, टकराव से जुड़ा हुआ है, मतलब इसी तरह का कोई वर्ड है। तो इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये मार्कर आगे जा रहा था तो मोमेंटम इधर था, टकरा के पीछे आया, मोमेंटम पीछे हो गया। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू योर इंपल्स। और इंपल्स हम उस टाइम कहते हैं जब फोर्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है, बहुत इमीडिएटली, कुछ पहले 0 होता है, अचानक से लगता है, खत्म हो जाता है। इस दौरान जो चेंज इन मोमेंटम है उसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स। और क्या है? कुछ भी नहीं है। और कोलिजन में आपको कौन सा फोर्स लग रहा है? इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी इंपल्स ही आप देख रहे हो यहां पर। तो इसकी डिस्कवरी कोलिजन को ऑब्जर्व करते करते ही हो गई।
अब आते हैं कोलिजन पे, तो इंपल्स वाला पार्ट हमारा यहां पर फिनिश होता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो जो ऑब्जर्वेशंस थी उन ऑब्जर्वेशंस को एक बार रिकॉल करते हैं एंड योर कोलिजन इज ओवर, क्योंकि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, यहां पर फॉर्मूलाज मायने नहीं रखते हैं। पहली चीज, कोलिजन से पहले ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ड्यूरिंग कोलिजन जस्ट ये टच करेंगे, उस टाइम को आप t1 मान लो, और इस पॉइंट तक ये टच ही है, इस पॉइंट को t2 मान लो। उसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, टच करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाएंगे और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, मास है m1 m2, ठीक है। फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी कि आपका जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी, अगर मैं इसको सिस्टम के तौर पे देखूं, ठीक है, तो वो कितनी थी, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आफ्टर कोलिजन जो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, जो हम प्रीवियस ज्ञान ले चुके हैं उसी से जाऊं मैं, तो वो होगी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो पहले थी अभी भी उतनी रहने वाली है। लास्ट लेक्चर में हमने यही ऑब्जर्व किया था, तो ये इक्वल हो गया, यानी कि ये डिनोमिनेटर सेम है, कट गए। इसी को तो हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो एक बार फिर से डिस्कवर कर लिया हमने, तो ये कंडीशन आ गई कि मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। अब पॉइंट को नोट करते हैं, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, फोर्सेज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहने वाले हैं। तो जब फोर्सेज आपके इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, मोमेंटम वाला केस दोनों में सेम रहने वाला है। क्योंकि वहां पर मोमेंटम के केस में ऐसा नहीं है इलास्टिक होगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा, इन इलास्टिक होगा तो वैसे बिहेव करूंगा। सिंपल मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। जब फोर्स ही इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो बॉडी में एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ इसी प्रकार होगी कि आपका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। और ये बात हम ऑब्जर्व कर चुके हैं मैथमेटिकली लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये बात तो साबित हो गई कि कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, आपका मोमेंटम जो है, पी फॉर मोमेंटम, वो यहां पर कंजर्व रहेगा और यहां पर भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडी ने अपने शेप को, बॉडी डिफॉर्म हुई, लेकिन अब बॉडी ने अपने शेप को रिगेन किया। ये डिफॉर्म कब तक थी, डिफॉर्म तब तक थी जब तक इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो गई। पहले इसकी तेज है, इसकी स्लो है, इस वजह से ये इसको धक्का देना स्टार्ट करेगा। अब इसकी वेलोसिटी घटनी स्टार्ट होगी क्योंकि फोर्स इधर है, इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी क्योंकि फोर्स उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो इसकी वेलोसिटी घटनी स्टार्ट हुई, इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई, और एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद ये अपने शेप को रीगेन करेगा, जिसकी वजह से फर्दर इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स के डायरेक्शन अभी भी पीछे है, इसकी अभी भी आगे है, तो इसकी वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी और ये अब तेज होगा और आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली यही है सिनेरियो। अब सिनेरियो क्लियर है तो आपका जवाब भी क्लियर है। अब इलास्टिक कोलिजन में जितना आपकी बॉडी कंप्रेस हुई, ठीक है, जितना आपकी बॉडी ने शेप इतना चेंज किया उतना वापस दे दिया, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था वापस से उसने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, या फिर मैं कहूं इनिशियल नहीं बोलूंगा, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये आपका सेम होने वाला है। और यहां पर क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी ग्रेटर देन लगा दू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काम खत्म। ये देखो, यही दो चीजें थी जो हमें ऑब्जर्व करनी थी और ये हमारे पास ऑब्जर्व हो गई। अब इसके साथ हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ऑब्जर्व, जो मिल जाए ज्ञान ऑब्जर्वेशन से वो लेना चाहिए। बाद में ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली u1 शुड बी ग्रेटर देन u2 टू हैव अ कोलिजन। अगर आपका जो मास पीछे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी आगे वाले मास से, तो ऑब्वियसली कोलाइड नहीं करेगा। तो u1 आपका u2 से बड़ा होना चाहिए एंड आफ्टर कोलिजन v2 विल बी ग्रेटर देन v1, ठीक है, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। अब हम इसी चीज से अगर हम देखें तो इस वक्त ये इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है और ये इससे सेपरेट हो रहे हैं। अभी ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि u1 माइनस u2, क्योंकि इसकी ज्यादा वेलोसिटी है, इसकी कम है, तो अगर मान लो ये 10 है ये 4 है, तो ये इसको किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, सिंपली 6 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी। तो u1 माइनस u2 ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 ये बन जाएगा आपका, देखो, क्योंकि अब इस वेलोसिटी से मान लो इसकी 8 है, इसकी 4 है, तो वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये बन गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अब देखो, ये चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली।
मोमेंटम कंजर्व, इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों के अंदर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा इलास्टिक के अंदर बट इन इलास्टिक के अंदर नहीं रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इन चीजों को हमने ऑब्जर्व कर लिया। एंड अब देखो इसी ऑब्जर्वेशन के साथ अब हमारा टास्क क्या होगा, कोलिजन से पहले हमें वेलोसिटी पता है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन है, और हमारे पास हमारी मैथमेटिकल भाषा है, और उसी भाषा का प्रयोग करके हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट तक पहुंचना है कि बताओ कोलिजन से पहले अगर u1 u2 वेलोसिटी है तो कोलिजन के बाद जो ये v1 v2 वेलोसिटी है ये कितनी होगी, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कितनी होगी, इन इलास्टिक कोलिजन है तो कितनी होगी, अगर m2 बहुत बड़ा है m1 के सामने तो कितनी होगी, अगर m2 बहुत छोटा है m1 के सामने तो कितनी होगी। तो कंडीशंस आ गई हमारे पास। रियलिटी में यही होता है, कभी बड़ी बॉल, मान लो पहाड़ से, बहुत बड़े पहाड़ से बहुत गोल सा पत्थर गिर रहा है, उसके सामने एक छोटी सी चींटी आ गई, तो इसकी और इसकी जब कोलिजन होगी तो m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है। या फिर एक हाथी आ रहा है दौड़ता हुआ और किसी आदमी से टकरा जाता है, या फिर एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है और हाथी से टकरा जा रहा है, तो m1 छोटा है, m2 बहुत बड़ा है। तो यही रियलिस्टिक सिचुएशन होती है, और उन्हीं सिचुएशंस पे जो ज्ञान, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारे पास है उसी से हमें बात करनी है, और देखो रिजल्ट खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए अब उनसे बात करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो हम पहला सिनेरियो लेते हैं इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं हम लोग। ये रहा मेरे पास इलास्टिक कोलिजन। ऑब्वियसली मोमेंटम आपका क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो यहां पर पहली चीज आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अमूमन कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हमारे लिए नोन है, तो हम यहां पर v1 v2 को अननोन मानते हैं, तो हमें वो चीज निकालनी है। तो यहां पर मैं कर क्या सकता हूं, यहां मैं कर क्या सकता हूं कि दो अननोन्स हैं तो दूसरी इक्वेशन चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि m1 u1 स्क्वायर हाफ प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये देखो ये दो इक्वेशन आ गई, तो दो अननोन दो इक्वेशन, ठीक है। दो अननोन दो इक्वेशन। अब बच्चा क्या हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन करना, काम खत्म। यहां से v1 निकालो, इसके अंदर पुट करो, और जब आप इसको पुट करोगे तो आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर देखो हमें दिख रहा है कि एक स्क्वायर है, इसी पार्ट से आपको एक मैथमेटिकल नॉलेज लेनी है कि जब स्क्वायर होते हैं तो जनरली हमको सॉल्यूशन किस तरह से निकालना चाहिए, ये बात भी हमें समझना होगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचना चाहता मैं, हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। जब मैंने पहली बार इस इक्वेशन को, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने करना स्टार्ट किया था, तो मैंने बेसिकली क्या किया था, यहां से v1 निकाला। v1 क्या आएगा मेरे पास, ये देखो v1 आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1, ठीक है। और सॉरी माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1, ये आया। मैंने इसको यहां पुट किया, अब इसका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। फिर यहां पर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर के अंदर m1 m2 u1 u2 आएगा, m2 स्क्वायर u2 v2 आएगा, और उससे ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बन गई। तो इस चीज को जब मैथमेटिशियंस के पास ही चैलेंज आया था, तो उन्होंने भी, ऐसे नहीं है कि उनको कोई आकाशवाणी हो गई थी कि इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ गुजरे, और उन्होंने फिर इस चीज का एक छोटा रास्ता ढूंढा। और वो छोटा रास्ता क्या निकला, वो छोटा रास्ता कुछ ऐसे निकला, यहां पर m1 है, यहां पर m1 है, ठीक है। यहां पर भी m1 है, यहां पर भी m1 है। पहले तो ये हाफ कट कर देते हैं, और वो छोटा रास्ता देखो एक इंटेलिजेंट अप्रोच है। जनरली स्क्वायर वाली इक्वेशन और उसके साथ जब दूसरी इक्वेशन पावर 1 की होती है तो इस तरह से सॉल्व किया उन्होंने कि पहली इक्वेशन में से m1 एक तरफ ले आए, और उनको नहीं पता था ऐसे करना है या इससे करने से सॉल्यूशन आएगा। जब ये वाला रास्ता लंबा हो रहा है तो कुछ और ट्राई किया, और कुछ और ट्राई में से ये डिस्कवर हो गया कि यार ये वाला रास्ता तो छोटा है। तो m1 u1 m1 v1 m1 कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, अब इसको यहां ले गए, m2 कॉमन लिया तो ये बना v2 माइनस u2। काम खत्म। सेम काम यहां पर करते हैं, यहां से m1 कॉमन लेते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन लिया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और यहां से उनको याद आ गया कि यार अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 मल्टीप्लाई v2 माइनस u2। देखो ये आ गया आपके पास। और अब उन्होंने कहा यार देखो कितना सिंपल सा है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड किया मैंने m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2, एंड सी द मैजिक, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, ये
और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिजल्ट में v1 u1 v2 u2 बस यही चीजें बची। और इससे ये कॉम्प्लेक्स सा अगर डायरेक्टली आप वैल्यू डाल के करते तो दिख रहा है कि बहुत लंबा जाने वाला है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हमें यहां पर जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आपका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है नए तरीके को खोजने की। क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर हम किसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो रास्ता गलत नहीं है, लेकिन वो रास्ता लंबा है, और लंबा रास्ता आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यार अगर आपका रास्ता इतना लंबा है तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है इस छोटे रास्ते को ढूंढने की। तो यहां पर इस टाइप से जब ये सॉल्यूशन निकाला गया तो दिस कम्स एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको पता चल गया है। आप जब पढ़ोगे, आप कई बार सिंप्लीफिकेशन करोगे, वो सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबी जाएगी, तो वहां पर आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसे सोचना है कि रुक जाओ, थोड़ा सा सांस लो, इस तरीके से जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो वो लंबा जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ और थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं, क्या पता कोई छोटा रास्ता मिल जाए। ठीक है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, इस बात को समझना, ये ट्रिक नहीं है, ये खोज है। हम हर चीज को टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मानना चाहिए, हर चीजें खोज होती है। ये बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि हम जनरली इन चीजों को फिर याद करना स्टार्ट करते हैं। याद नहीं, ये अचानक से नहीं आया है, ऐसे करके देखा, डायरेक्टली इसको पुट करके देखा, बहुत लंबा गया, तो उन्होंने कहा M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ करके देखते हैं, और उनको ये काम 2 मिनट में हो गया। तो क्योंकि ये 2 मिनट में हो गया, इसलिए हमारी बुक्स में जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है कि हमने उस रास्ते को तो कभी फील ही नहीं किया जो एक्चुअली में लॉन्ग था। तो आप एक बार यहां पर v1 को ये वैल्यू रखना और खुद से सॉल्व करके देखना कि क्यों लोगों ने दूसरे वे को अपनाया और क्यों उसको करना स्टार्ट किया। पूरा रास्ता नापो, पढ़ाई के दौरान आपको स्किप करके चीजों को नहीं जाना है, गलतियों को भी देखो कि भाई, गलतियां नहीं कहूंगा, लॉन्गर पाथ को भी ऑब्जर्व करो कि उस लॉन्ग पाथ को आप जब लोगों ने देखा होगा कि इतना ज्यादा लंबा है तो उन्होंने कुछ नया रास्ता इजाद किया, यानी कि लॉन्ग पाथ कम्स एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लंबा क्वेश्चन जब होने लगता है तो हम ऐसे सर पकड़ लेते हैं, अरे यार कितना लंबा क्वेश्चन है, बट वहां पर ऐसे मत सोचो, पॉजिटिव वे में सोचो कि ये लॉन्गर क्वेश्चन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको नए नजरिए से देख के कम समय में करने के लिए। तो ये यहाँ पर वही एज अ अपॉर्चुनिटी निकल कर आया, और रिजल्ट देखो हमारे पास क्या आया, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 एंड c। इसको यहां लेकर आओ, ठीक है, ये इसको यहां लेकर आओगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 एंड c। u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, ये क्या है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या है v2 माइनस v1, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यहां से एक नई चीज हमें और देखने को मिली, और वो क्या है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ठीक है, आप इसको परफेक्टली इलास्टिक भी कह लो, या जनरली इलास्टिक में भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी सेम ही मानते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका यहां पर क्या देखने को मिला कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो था आपका, जब आप उसके पास आ रहे थे और टकराने के बाद जब आप उससे दूर जा रहे हो, उन दोनों की वैल्यू क्या निकल कर आई, सेम निकल कर आई। तो ये याद नहीं किया, ये हमने डिस्कवर किया। ये क्या किया, हमने डिस्कवर किया। तो हमें पता चल गया कि भाई इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो मजेदार चीज डिस्कवर हुई वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल है। और अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहां पर आपकी वेलोसिटीज की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, मैथमेटिकली बात करनी है, हमारा काम हो जाएगा यहां पर। तो ये देखो v2 माइनस v1 और u2 माइनस u1, हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये रिजल्ट आया है। और मोमेंटम कंजर्वेशन से जो रिजल्ट था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब सपोज करो, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या करना है, ऐसा फील करते हैं हम लोग, राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि भाई इन दोनों की मदद से मैं v2 निकाल लूं, इन दोनों की मदद से मैं v2 निकाल लूं। तो सिंपली मैं v2 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसके लिए मैं सॉल्व कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, यहां पर अगर मुझे v2 निकालना है तो v2 किसके बराबर होगा, यहां पे पुट करते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, v2 की जगह मैं पुट कर देता हूं u1 माइनस u2 प्लस में v1 एंड मेरा काम हो गया। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ v1 बचा है, तो मैं v1 के लिए सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस में m2 v1। अब कुछ कट रहा है यहां पर, तो देख लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं कट रहा है, तो यहां पे लेकर आते हैं, v1 वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सब इधर ले आओ। तो m1 u1 m2 u2
माइनस m2u1 प्लस m2u2 होल डिवाइडेड बाई v1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो m1 प्लस m2 होगा, वो डिवीजन में ले आते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। और इसको थोड़ा सा और कॉमन वॉमन लेके जो लिख सकते हो लिख लो, थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना ही है। m1u1 m2u1, ठीक है, तो u1 और u2 यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा m2 m2, सही लिखा है मैंने, m2u2 m2u2, तो ये हो गया 2m2u2, तो ये आ जाएगा मेरे पास m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू v1। काम खत्म। अब v1 आ गया आपके पास, v2 निकाल लेना, v1 आ गया, v2 निकाल लेना, ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। तो v1 किसके बराबर आया, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो कितना सिंपल सा पार्ट है, यही सब आपके लिए क्वेश्चंस बनकर आएंगे। तो क्वेश्चंस कुछ नहीं है, मात्र परिस्थिति है। आपको परिस्थिति से बात करना आना चाहिए, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना चाहिए, रेस्ट अपने आप हो जाता है। सो सी कितना सिंपल सा पार्ट है। तो v2 मैं नहीं निकाल रहा हूं, वो आपकी बारी है, वैसे भी बचा ही क्या है करने को, v2 आप निकाल लोगे। और आपको सिर्फ v2 नहीं निकालना है, पूरे लेक्चर में जो कुछ भी हम करते हैं, मैं हमेशा बोलता आया हूं, इसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो और नेचर से कम्युनिकेट करके इन चीजों को निकालो, वही असली ज्ञान होगा। अन्यथा आगे चल के हम वो ट्रू इंजीनियर, वो ट्रू इनोवेटर, वो ट्रू वैज्ञानिक, वो ट्रू मैथमेटिशियन नहीं बन पाते हैं, सिर्फ एक डिग्री लेके घूमते हैं और जॉब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सही नॉलेज लेकर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, ताकि हम हर वो चीज हासिल कर सकें जिसकी हमें चाह है। पढ़ाई की वजह से हमारे सपने कमजोर नहीं, हमारे सपने मजबूत होने चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बॉडी का मोमेंटम तो कंजर्व है, वो एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगी और थोड़ा बहुत काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जितना उसकी बॉडी डिफॉर्म हो गई बस अब उतना ही रहेगी, यानी कि जितना लॉस हो गया लॉस हो गया। तो उस केस में क्या होगा, बॉडी आएगी, ठीक है, जितना डिफॉर्म होगी उतना ही रहेगी, क्योंकि अभी अपना शेप रीगेन कर ही नहीं रही है। पॉइंट को फील करना, आपको यहीं पे जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी अपनी बॉडी शेप को रीगेन कर ही नहीं रही है। तो यहां पर फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगेंगे। फोर्सेस तभी लगते हैं जब आपकी वेलोसिटी उससे ज्यादा हो या आप उसको फैलने की वजह से धक्का दे रहे हो। तो यहां पर बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है, इसकी 10 है, इसकी 4 है, अब इसकी 9 हो जाएगी, इसकी 5 हो गई मान लो, इसका 8 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 7 हुआ, इसका 7 हुआ। जब वेलोसिटी सेम हो गई और बॉडी अपने आप को फैला नहीं रही है, क्योंकि बॉडी अपने आप को फैला नहीं रही है, तो अब फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। जब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, जब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो क्यों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बॉडी अपने शेप को तो रीगेन कर ही नहीं रही है, तो फर्दर फोर्स लगेगा नहीं। इट मींस अब दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से आगे मूव करेंगी। मिल गया सॉल्यूशन। नेचर से बात करनी थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो अगर u1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, मास m2 मास m1, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक साथ ही मूव करने वाले हैं और दोनों की वेलोसिटी v होगी। तो लो भाई, यहां पर सॉल्यूशन तो हमारे पास खुद ही आ गया, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। और यहां पर इसी एक इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अब सिर्फ इसको याद मत करो, याद थोड़ी करना है, हमें तो समझना है। और अब देखो जरा इस इक्वेशन को देखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने क्या नया ढूंढा, वही तो है भाई। सीधी सी बात, हमें पता है कि जो टक्कर है उस टक्कर की वजह से फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो टक्कर से पहले थी वो टक्कर के बाद रहने वाली है, तो टक्कर के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। बट स्टिल आपका देखो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, क्योंकि दोनों अब साथ चल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वही इनकी वेलोसिटी होगी, और वही निकल कर आया, काम खत्म। दिस इज योर इनइलास्टिक कोलिजन, काम हो गया। अब देखो यहां पर, अब इसी से हम लोगों ने एक बड़ी मजेदार चीज और डिस्कवर करी कि यार यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैं बात करूं इनइलास्टिक कोलिजन में, तो वो क्या है, जीरो। ठीक है, अब हमने कहा कि यार एक चीज और देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर इलास्टिक लिखता हूं यहां पर, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इनका रेशियो देख लो। हमने क्या किया, हमने कहा कि यार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस रेशियो को निकालते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, उस रेशियो को हमने एक सिंबल दिया E और एक नाम भी दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कि भाई कितना रेजिस्ट कर रहा है सेपरेशन को। ठीक है, कितना रेजिस्ट कर रहा है सेपरेशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना। सेपरेशन और अप्रोच अगर सेम होगा तो रेशियो क्या होगा, 1।
तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा वहां पर ये वैल्यू क्या होगी 1, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा वहां तो न्यूमरेटर आपका 0 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस ई की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करता है। हर बॉडी में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, थोड़ा बहुत लॉसेस होता है, और हर बॉडी जितनी डिफॉर्म हुई उतनी ही रहेगी ऐसा नहीं है। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद भी बॉडीज के बाद, और वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई रूल है, जब उसको मशीन के अंदर रख के जब उसको कंप्रेस किया गया या उसको टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया तो उसको ऑब्जर्व किया गया, तो उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, हम इंसान कुछ नहीं बनाते हैं, हम हर चीज ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर रिजल्ट देते हैं, तो ये पता चला कि परफेक्टली इन इलास्टिक भी कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसमें स्प्रिंग नेचर या थोड़ा बहुत उसमें इलास्टिक नेचर बचा रहता है। तो कोई भी चीज मतलब ई की वैल्यू रियलिटी में इक्वल टू 1 एग्जिस्ट नहीं करती है, ई की वैल्यू रियलिटी में इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। बट आइडियल केस अगर आप मानोगे, मतलब वैसे मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में आप यहां पर इक्वल टू लगाओगे। बट इक्वल टू मैंने रेड कलर से इसलिए लगाया क्योंकि रियलिटी में ई की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है। तो अब ये चीज हमें जरूरत क्यों थी, इस बात को मैं बताता हूं। क्योंकि जब आपने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखा तब इन दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम। लेकिन अगर कोई चीज इन इलास्टिक रीजन में ही है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, थोड़ी तो वापस करी, अब थोड़ी वापस करने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये v2 बन गया, ये v1 बन गया। अब क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहने वाली है, तो अब दो अननोन्स आ गए आपके पास। अब क्योंकि दो अननोन है आपके पास, तो आप कैसे v1 और v2 को बताओगे, तो यहां पर मदद करेगा आपको मटेरियल की ये प्रॉपर्टी ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसीलिए इसको बताना जरूरी था और इसीलिए इसको खोजा गया। तो यहां पर अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर कोई बॉडी में इनइलास्टिक कोलिजन है लेकिन आपको ऑब्वियसली यहां पर दो अननोन्स हैं, तो दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको डेटा खुद ब खुद देना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने वाले की मजबूरी है कि आपको वो डेटा देना पड़ेगा, वरना आप क्या वो भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास खुद ही लॉजिक आ गया कि ई की वैल्यू आपको गिवन होगी। मान लो ई की वैल्यू दे दिया आपको दे दिया 1/2, 0.5 दे दिया, 1/2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपके पास v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, सेपरेशन में u1 आगे u2 आगे, या फिर सिंपल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऐसे केसेस में मॉड लगा देना क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू रखी, तो क्योंकि आपने v2 बड़ा है v1 से तो आपने आगे रखा है, तो मॉड की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्लस ही आने वाला है। ठीक है, तो v2 माइनस v1, ठीक है, आगे 2 लगा दो यहां पर, इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये लो भाई, रिलेशन आ गया, मोमेंटम तो कंजर्व ही है, सेम वही चीज, v2 निकालो, यहां पुट करो, आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब v1 मिल जाएगा तो यहां पर रख के उसे सॉल्व कर देना, काम खत्म, निकल गया आपका। तो कोलिजन के तो हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, सिंप्लीफाई ही तो करना है, सिर्फ इतना ही तो ऑब्जर्व करना था कि कोलिजन के दौरान होता क्या है। जब वो ऑब्जर्व कर लिया, नेचर ने आपको खुद ब खुद आंसर देने शुरू कर दिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, उसके बीच में लाई करता है। कैसे निकालोगे वेलोसिटी, आपको डेटा की जरूरत है, और ये ई की वैल्यू कैसे निकलती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से। इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो देखो कितना ज्यादा है, मतलब ज्यादा नहीं, मैं कैसे बताऊं, ये वैसे इलास्टिक नेचर के हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे बात करूं तो यहां पर ई की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां ज्यादा चांस है इलास्टिक होने के, यहां ज्यादा चांस है इनइलास्टिक होने के। ठीक है, तो यहां ई की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 के करीब होगी, मतलब मान लो 0.3 के आसपास ले लो, और यहां कितनी होगी 0.8 के आसपास ले लो, इस तरीके से। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके कंप्रेस और एक्सपैंड होने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर आपको ई की वैल्यू मिल जाती है। हमने डिफरेंट मटेरियल्स को देख लिया कि इनके टकराने से फाइनल वेलोसिटीज को मेजर कर लिया, ई की वैल्यू निकाल ली, तो ई हमारे लिए क्या बन जाता है, मटेरियल्स के बेसिस पर एक डाटाबेस बन गया। उस डाटाबेस की मदद से अब हम बता सकते हैं कि अगर ये और ये वाला पदार्थ टकराएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये और ये हो सकती है। और डाटाबेस जो होता है उनका डेटा एक्यूरेट नहीं होता है भाई, वो मेजर्ड वैल्यू है, एरर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में एरर्स हम पढ़ते हैं। तो एरर रहता है, लेकिन मोटा मोटा एक अंदाजन वैल्यू जितनी होगी, मान लो उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अंदाजन वैल्यू थोड़े बहुत एरर के साथ 9.5 होगी, ये तो हम बता सकते हैं। तो रियलिटी में एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हो, आप एक्यूरेसी के आगे पीछे रहते हो, इसलिए आप मल्टीपल वैल्यूज निकालते हो और फिर उनका एवरेज करते हो। यही चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो रियलिटी के साथ जुड़ के हमें फिजिक्स को पढ़ना है, क्योंकि यहां पर हम मोस्टली आइडियल चीजें पढ़ रहे हैं, बट जब इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो सब रियल चीजें होंगी, तो उन बातों के साथ कनेक्टेड रहना भी जरूरी है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सब चीजें याद करने वाली नहीं है, ये समझने वाली है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको, क्यों इनकी जरूरत है हमें।
उस क्यों का जवाब नेचर से, मैंने क्या बोला, सही सवाल उठाओगे तो नेचर आपको सही जवाब देगा, और लेकिन बात उससे मैथमेटिक्स में करनी है क्योंकि उसको मैथ्स की ही भाषा आती है। तो ये क्यों का जवाब ये था। अब देखो कोलिजन हमें समझ आया, इंपल्स हम एज अपने बुक्स में अलग से पढ़ते हैं, बट इंपल्स कोलिजन के दौरान ही तो हो रहा है, तो इसी के अंदर हमने इंपल्स को भी जान लिया। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, ये हमने जाना, और अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये हमने जाना। अब बढ़ते हैं आपके एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पे, और उसके बाद आप यहां पर क्या करना चाहे तो ये वीडियो यहीं पर मतलब पहले मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं, ऑब्जर्वेशन के बाद वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना, और फिर सेल्फ उसको करना 2D और 3D के लिए। सेल्फ पहले अपने मैथमेटिकली उस सिचुएशन से बात करना, और उसके बाद फिर आके वीडियो को कंटिन्यू करना, ताकि आप ये समझ देख सको कि आपने सही दिशा में सोचा है या नहीं सोचा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पूरा आप कंटिन्यू कर जाना, वहीं पर वीडियो को पॉज कर देना, टाइमलाइन नोट कर लेना, इतने मिनट पे पॉज करी है, अभी मैं बताऊंगा कब आपको पॉज करना है, ठीक है। अब देखो एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ऑब्वियसली मेजरमेंट के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, थोड़ा एंगल लेना होगा, एंगल आपको दिखे ऐसे, इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है, जिसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है मान लो वो है बीटा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, जिसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है दैट इज अल्फा, ठीक है। अब मैं इसकी वेलोसिटी u1 ले लेता हूं, ठीक है। अब जरा इसको पहले फील करना कि भाई यहां पर इसको मैं कंपोनेंट्स में अगर तोड़ू तो ये हो जाएगा u1 cos अल्फा, और इधर हो जाएगा u1 sin अल्फा, ठीक है, u1 sin अल्फा। अब इधर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा u2 cos बीटा, और यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी u2 sin बीटा, ठीक है। u2 की वैल्यू छोटी है u1 से, एरो पे मत जाना, भी एरो की लेंथ पे मत जाना, u2 इज स्मॉलर देन u1। अब आप इसको देखो कि भाई, और ये ना ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये एक दूसरे से टकराएंगे आगे चल के, इनकी वेलोसिटीज की वैल्यू ऐसी है कि एक दूसरे से टकराएंगे। 2D में एक और चीज तो मायने रखती है कि भाई आपके जो पाथ हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं करंट इमेज को देखूं, करंट इमेज को देखूं जो आपके सामने यहां पर है, तो क्या लगता है ये दोनों बॉल्स टकराएंगे एक दूसरे से? जवाब है नहीं, नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो पाथ है वो ये है और इसका जो पाथ है वो ये है, तो ये कभी नहीं टकराने वाले हैं, ठीक है। तो कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे यही इमेज देकर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि टेल द वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और तीन ऑप्शंस के अंदर रख दूं कोई ना कोई वैल्यू, और चौथे ऑप्शन में रख दूं नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। आपको दिख रहा है कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है तो ये इस पाथ पे जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है तो वो उस पाथ पे जाएगा। तो अब हम लेते हैं एक सिनेरियो जहां ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है, वरना हम बस फॉर्मूला ही ढूंढते रह जाएंगे। तो अब मैंने यहां पर लिया, इसकी वेलोसिटी u2 इधर कर दी, ठीक है, u2 वेलोसिटी इधर कर दी, और यहां से x से जो इसका एंगल है दैट इज बीटा, तो ये बन जाएगा u2 cos बीटा, और इधर बन जाएगा u2 sin बीटा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये टकराएंगे? यस, ये टकराएंगे, ठीक है। टकराएंगे नहीं, ये टकरा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इनके वेलोसिटीज पे। कैसे? कि भाई जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां पहुंचना होगा, तभी ये टकराएंगे, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि u1 u2 की वैल्यू ऐसी है कि ये टकराएंगे, ठीक है, ये टकराएंगे, क्योंकि हमें तो कोलिजन ऑब्जर्व करना है। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये दोनों टकराते हैं, टकराने के दौरान होता क्या है। अब इस बात को आपको फील करना होगा, वो कुछ ऐसे है, ये देखो, ये इस तरीके से जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर नजर आएगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहे हैं और टकराएंगे, ठीक है। अब जब ये टकरा रहे हैं, ठीक है, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है u2 cos बीटा, इसकी वेलोसिटी u1 cos बीटा। तो ये x में ही अगर मैं देखूं तो ये u1 cos बीटा से जा रहा है, ये u2 cos बीटा से जा रहा है, जिसमें ये वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी टकराएंगे, ठीक है। और y में जब ये टकरा रहे हैं, y में देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो y में ये कुछ इस तरीके से टकराएंगे, ठीक है। तो भाई x में y में आपका जो कोलिजन है वो अलग अलग है लेकिन एक ही वक्त पर है। x और y का कोलिजन अलग अलग है लेकिन एक ही वक्त पर है। क्यों? इस बात को समझना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये टकराएंगे, इन पे जो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, उसमें जो x कंपोनेंट होगा फोर्स का, एक पर आगे लगेगा एक पर पीछे लगेगा, दोनों यहां पे लगा देता हूं, और एक y कंपोनेंट होगा, एक पे ऊपर लगेगा एक पे नीचे लगेगा, और वो दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जो काम 1D में किया है वही काम यहाँ 2D में होने वाला है। कैसे? यहां पर इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 u2 cos बीटा विल बी इक्वल टू, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी, मान लो वो इसकी वेलोसिटी हो गई, इसकी वेलोसिटी जो ये वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है, v2 हो गई, और इसका एंगल ले लेता हूं मैं लैम्डा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, इसका एंगल ले लेता हूं मैं फाई,
ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा वो क्या होगा, m2v2 cos लैम्डा, ठीक है, और इधर क्या होगा m2v2 sin लैम्डा, और ये माइनस में होगा j कैप और ये होगा i कैप, और इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m1v1 cos phi i कैप प्लस m2v2 sin phi j कैप। ये हो गया इसका मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इन पर इंपैक्ट करेगा, वो इनके मोमेंटम को चेंज करेगा, बट इनिशियल और फाइनल क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि फोर्सेज आपके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सीधा सा लॉजिक, मान लो फोर्स का डायरेक्शन ये है, मैं फोर्स का डायरेक्शन लेता हूं जो इन पे एक पर्टिकुलर एंगल पर लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो भाई यहां पर अगर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बनाता हूं, इस पर लग रहा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और यहां पर लग रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो इनके एक्स का डायरेक्शन का फोर्स देखो एफ बी ए कॉस फाई, और इसके एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा एफ बी ए कॉस फाई। मैं यहां मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, इसलिए मैं वैल्यू वाइज सेम लिख रहा हूं, ठीक है, ए बी, और एफ ए बी ए के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम। वाई डायरेक्शन का फोर्स देखो एफ ए बी साइन फाई, और इधर क्या होगा ऊपर की तरफ एफ बी ए साइन फाई। अब एफ बी ए बराबर है साइन फाई बराबर है, तो जब एक्स में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, वाई में भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, अब थ्री डायमेंशनल ले लो तो जेड में भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा, तो एक्स का मोमेंटम चेंज कंजर्व, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कंजर्व, जेड डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इनइलास्टिक कोलिजन है तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व, जेड डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व, और उसके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक्स की वैल्यूज का जो आएगा सेपरेशन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आपका अप्रोच की वेलोसिटी, ई की वैल्यू जो होगी उसके बराबर होगा। वही वाई डायरेक्शन में, वही जेड डायरेक्शन में आप यहां पर वैल्यू निकाल लोगे, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो एक्स वाई जेड में जो वेलोसिटी होगी, मतलब वाई में एक वेलोसिटी, एक्स में एक वेलोसिटी, जेड में एक वेलोसिटी, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी, और उन तीनों को भी आप 1D में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहीं पे रुको और इन पे खुद से एग्जांपल्स बनाओ, इन पर खुद से एग्जांपल्स बनाओ और उनको सॉल्व करो, यानी कि परिस्थिति क्रिएट करो और अपने आप जवाब तक पहुंचो। यही काम आपको करना है, नेचर से बात करनी है। बाकी तो इस प्रकार के जब सवाल आएंगे आपको एप्लीकेशन में तो सीक्वेंस में दिख जाएगा, यूट्यूब पे रैंडमली पता नहीं आपको मिले ना मिले, तो एक बार एप्लीकेशन पर आना, वहां पर इन सवालों को देखना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि 1D 2D 3D कुछ भी तो नहीं है। वेक्टर के अंदर हमने ऑब्जर्व कर लिया था परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपना अपना काम करते हैं, यहां पर भी वो अपना अपना काम करेंगे एंड दैट्स इट, काम अपने आप हो जाएगा। सो देखो कितना आसान है कोलिजन, ठीक है, कोलिजन को समझना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ नेचर में उस चीज को ऑब्जर्व करना है, मैथमेटिकली बात करनी है एंड आंसर इज ऑल योर्स, अपने आप नेचर जवाब देगा। इंपल्स भी समझ आ गया एंड ये कोलिजन वाला सेंटर ऑफ मास, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन, जो ये चैप्टर है आपका यहां पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे, बट कभी भी क्वेश्चंस के लेक्चर जब भी आए उससे पहले आप मैथमेटिकली कम्युनिकेट सेल्फ करो उसको, और फिर क्वेश्चंस को एज अ सिचुएशन लेके उनको फील करो और आगे अपने आप आगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस की वीडियो को देखो, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको सही नॉलेज मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को शेयर करो, क्योंकि हमें नॉलेज जो राइट वे ऑफ एजुकेशन है उसको बहुत तेजी से स्प्रेड करना होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।